हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार अपन ने अपनी नई यूनिट स्टार्ट करवा दी है, ठीक है। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स फिजियोलॉजी, ठीक है। उसका आज पहला टॉपिक अपना फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको सारी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है बेसिक से, ठीक है। और अपनी फिजियोलॉजी भी पूरी एंडिंग पे ही है, ठीक है। एक दो यूनिट बची है, मैं जल्दी ही आपका कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि नवंबर लास्ट तक भी कंप्लीट हो जाए सिलेबस, या फिर दिसंबर 10 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। और आपको अगर मेरी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे यार एग्जाम टाइम पे, तो इनको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहले नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स तो आप जानते हो क्या क्या आता है, एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन, ठीक है, और अपना क्या जाएगा फिब्रिनोजेन, ठीक है। इतना आता समझ में आपको। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन पहले। जो टोटल प्रोटीन्स कितना होता है, ठीक है, तो 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। और अगर इसकी रेंज की बात करता हूँ मैं तो 6.4 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। बेटा आपको यूनिट याद करके रखनी है, क्योंकि यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये चीज़ें ना आपको कब पूछी जाएंगी, या तो आपसे एमसीक्यू में पूछी जाएगी, ठीक है, या फिर आपसे बाय टाइम पे पूछ लेगा, या फिर प्रैक्टिकल टाइम पे काम आएगी, ठीक है। सेकंड देखते हैं सीरम एल्बुमिन, ठीक है। जो सीरम में एल्बुमिन का कंसंट्रेशन होता है वो होता है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और जो सीरम ग्लोबुलिन होता है उसका होता है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। एल्बुमिन का ज़्यादा है, ग्लोबुलिन का कम है, ठीक है। और जो फिब्रिनोजेन होता है उसका होता है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेनली अपन फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का पहला फंक्शन क्या है, रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का कोगुलेशन होता है, जब कभी भी आपने देखा होगा कहीं पे भी आपको ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे क्या ब्लड का कोगुलेशन होता है, तो उसमें रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में अपना एक आता है फिब्रिनोजेन, ठीक है, जो एसेंशियल होता है किसके लिए, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए, ठीक है। सेकेंड रोल देखते हैं, रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। तो आपने एक शब्द सुना होगा क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, जिसे अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं जो गामा ग्लोबुलिन है उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब कि एंटीबॉडीज, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज अ एंटीबॉडीज, मतलब इम्यूनो सब्सटेंस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द एंटीजन ऑफ द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कॉज द डिसीज लाइक डिप्थीरिया एंड टाइफॉइड, ठीक है। वो एंटीजेंस जो कॉज करते हैं डिप्थीरिया या फिर अपना क्या टाइफॉइड, ठीक है, तो उनके साथ रिएक्ट करती है एंटीबॉडीज और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। थर्ड रोल देखते हैं अपन यहाँ पे, रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन्स पड़े रहेंगे, ठीक है। अपने को पता है प्लाज्मा के अंदर क्या बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए या कैरियर चाहिए, तो वो कैरियर होते हैं अपने प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, मेटल्स हो गए, इनका ट्रांसपोर्ट अगर करवाना है ब्लड में तो वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है, जो एल्बुमिन होता है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है, तो ये तीनों क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं किसका, हार्मोन प्लस एंजाइम का, ठीक है। लेकिन जो अल्फा और यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किसका भी करवा सकते हैं, मेटल्स का भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फोर्थ देखते हैं, रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड रिमेन्स इन द ब्लड ड्यू टू लार्ज साइज। देखो क्या रहता है, प्रोटीन है, लार्ज साइज होगी। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी अपनी क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है। तो अब इनके पास क्या होते हैं, यहाँ पे पोर्स होते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इनके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन पड़ा है उसकी साइज़ क्या है, ज़्यादा है, बड़ी है, ठीक है। और इतना बड़ा है प्लाज्मा प्रोटीन, तो इन पोर्स से वो ईजिली बाहर नहीं निकल पाएगा। जब वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो क्या करेगा, वो उस ब्लड कैपिलरी के अंदर फंसा रह जाएगा, ठीक है, ईजिली बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो प्रोटीन एक्सर्ट कोलाइडल ऑस्मोटिक या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। तो वो अपना एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसका नाम है ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है, या फिर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 25 mmHg, ठीक है। एल्बुमिन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर, बेटा इस पॉइंट को आप याद कर लेना, ये एमसीक्यू में आता है, आ चुका है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा अपना मैक्सिमम बोल सकते हैं अपन प्रेशर कौन एक्सर्ट करवाता है, तो आपको एल्बुमिन लगा के आना है, ठीक है। और ये सीक्वेंस आप याद कर लेना, पहले एल्बुमिन करेगा, फिर ग्लोबुलिन और फिर फिब्रिनोजेन, ठीक है। जो आपने कंसंट्रेशन भी देखा था तो एल्बुमिन का ज़्यादा था, फिर उसके बाद ग्लोबुलिन का था, फिर उसके बाद फिब्रिनोजेन का था, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद करके रख लेना अभी, ठीक है, कोई रिस्क नहीं चाहिए अपने को एग्जाम में।
आगे बात करते हैं अपन स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या बोलती है? इंपोर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कैसे? तो नेट फिल्ट्रेशन थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस माइनस, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन, ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा। शिट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, देखो कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक कैपिलरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? अपने प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होंगे, प्लाज्मा, ठीक है। तो क्या होगा? इसके अंदर कुछ पानी भी होगा, वाटर भी होगा। तो वाटर कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, जो कि कौन सा होता है? पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लाज्मा प्रोटीन है PP, ये डेवलप करते हैं नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर, ठीक है। अब क्या हो गया? अब इसके बाद इनमें होती हैं क्या? पोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर इनसे कुछ चीज़ फिल्टर होनी होगी तो इस जो इसका जो इस आउटसाइड वाला इन्वायरमेंट होगा तो इसमें भी कुछ वाटर होगा, ठीक है, H2, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे, ठीक है, थोड़े बहुत बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उनका भी क्या होगा यहाँ पे? अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि अगर अपने को फिल्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, फिल्ट्रेशन करवाना है तो आप क्या करोगे? मेनली अपने को देखना पड़ेगा नेट प्रेशर, ठीक है। तो जो अपना जो फिल्ट्रेशन है, नेट फिल्ट्रेशन है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? कि यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है अपने को पॉजिटिव है, और नीचे जो अपना वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भी वाटर है, तो उससे भी क्या डेवलप्ड होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? अगर मैं बोलूँ कि अंदर 30 है और यहाँ बाहर कितना है? 10 है, ठीक है। तो नेट अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया? 30 - 10, ठीक है, मतलब कि अंदर 20 ज़्यादा है, ठीक है, अंदर 20 ज़्यादा है, ठीक है। 30 था अंदर, तो उसके 10 ने बाहर के 10 को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। कितना समझ आ गया? अब और बात करते हैं। अब देखो, अब अंदर क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, जिनका क्या है? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव अप्लाई करते हैं। अगर मान के चलो कि पानी को बाहर निकलना होगा इस पोर्स के थ्रू, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, इन पोर्स के थ्रू अगर वाटर को बाहर निकलना होगा तो क्या होगा? ये प्लाज्मा प्रोटीन इन पोर्स के ऊपर आके लग जाएंगे और इस पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है। तो मतलब इनके थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होगा वो नेगेटिव प्रेशर होगा पानी को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? इसको अपन माइनस कर देते हैं। अगर मान के चलो कि अपना प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो अपना कितना है? 10 है, ठीक है, कितना है? 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 में से माइनस कर देंगे अपन 10, ठीक है, तो फाइनल कितना आ गया? 10, ठीक है। तो मतलब जो 10 बचा अपने पास प्रेशर, उसी प्रेशर के थ्रू अपना जो कैपिलरी के अंदर वाटर है वो अपना कैपिलरी से बाहर जा पाएगा, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया? 10। तो उसी की वजह से अपने को नेट फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा अपना कंसेप्ट। अब बात करते हैं अपन आगे बात करते हैं यहाँ पे रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। आपको पता होगा, पहले भी पढ़ा गया हूँ बायोकेमिस्ट्री में, जो एल्यूमिन होता है वो रेगुलेट करता है अपना एसिड बेस बैलेंस का, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि जो एल्यूमिन होता है उसके पास एक कैपेसिटी होती है जिसको अपन बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो बफरिंग कैपेसिटी होने की वजह से एल्यूमिन क्या करता है? रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दी 15%, ठीक है, जो 15% क्या मतलब कि 15% जो बफरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो प्लाज्मा प्रोटीन ही शो करते हैं। तो इस वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं? रेगुलेट्स करते हैं एसिड बेस का बैलेंस, ठीक है। 6th होता है रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ब्लड की विस्कोसिटी में देखते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोवाइड दी विस्कोसिटी टू द ब्लड, सिंपल, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। एल्यूमिन प्रोवाइड द मैक्सिमम विस्कोसिटी। बेटा इस पॉइंट को आप याद करके रख लेना, एक क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है? सिंपल आंसर है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो जो अदर प्लाज्मा प्रोटीन होंगे उनसे ज़्यादा कौन करवाएगा? एल्ब्यूमिन प्रोवाइड करवाएगा विस्कोसिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं रोल इन ईएसआर। ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। मतलब क्या? एरिथ्रोसाइट जो अपनी आरबीसी है उसका नीचे कैसे सेटल डाउन हो रहा है, वो किस रेट से सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन एक्सेलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बाय रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और रोलेक्स फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईएसआर, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो अपनी आरबीसी क्या होती है? बाइकॉनकेव शेप की, तो कुछ आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है, ऐसी। तो क्या होता है? रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब ये एक के ऊपर क्या ऐसे पाइल्स बना के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जो रोलेक्स का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होगा तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट हो रहे हैं, यहाँ पे जम रहे हैं एक के ऊपर एक, तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर रोलेक्स फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो इरिथ्रोसाइट जो अपनी ईएसआर होगी वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन
रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन दी ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन, ठीक है। क्या होता है जब सर्कुलेशन होता है, जो आरबीसी होती है, तो वो आरबीसी क्या करती है, पूरे में सस्पेंशन बना के रखती है। ऐसा नहीं कि सेटल डाउन हो गई नीचे, ठीक है। प्लाज्मा में सेटल डाउन नहीं होती, सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि ये पूरा ब्लड है, ठीक है, ये पूरा अपना ब्लड है और इसमें हर जगह पे आपको ऐसे ऐसे आरबीसी सस्पेंडेड मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि वो नीचे जाकर अकेले सेटल डाउन हो गई और ऊपर अपना प्लाज्मा अकेला बचा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरे में यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहती है। तो वो सस्पेंडेड किस वजह से रह पाती है, देखते हैं। जो ग्लोबुलिन और अपना फिब्रिनोजन होता है वो हेल्प करता है सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द आरबीसी, ठीक है। 9 देखते हैं, रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंस, ठीक है। जो अपनी ट्रिफोन सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिफोन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ द टिश्यू सेल्स, ठीक है, इन द कल्चर। जब अपन उसका कल्चर करवाते हैं किसी की भी सेल का, ठीक है, तो उसके नरिशमेंट के लिए जो सब्सटेंस जरूरी रहते हैं उसको बोलते हैं अपन ट्रिफोन्स, ठीक है। तो रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन में रहता है किसका, प्लाज्मा प्रोटीन का रोल, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन रोल ऑफ रिजर्व प्रोटीन्स, ठीक है। रिजर्व प्रोटीन्स का मतलब कैसे कि देखो, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जब कभी फास्टिंग कंडीशन डेवलप होती है कि बॉडी में कोई सा भी आपके पास एनर्जी का सोर्स नहीं बचा है, तो उस टाइम पे जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो काम आते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड्स में, ठीक, और उस अमीनो एसिड से अपन एनर्जी ले सकते हैं या फिर दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर अमीनो एसिड मिल गया अपने को तो अपन ग्लाइकोनियोजेनेसिस करवा सकते हैं, जिस वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवा लेंगे और ग्लूकोज को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग फास्टिंग प्लाज्मा प्रोटीन यूटिलाइज बाय द बॉडी टिश्यू, ठीक है, एज लास्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी, जो कि लास्ट सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन को टिश्यू मैक्रोफाज क्या करेगा, कन्वर्ट करवा देता है किसमें, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। फिर क्या होता है, टेकन बैक बाय द ब्लड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द बॉडी टू द फ्रॉम द सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको क्या पूरे अपनी बॉडी में क्या कर देते हैं, ब्लड के थ्रू इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक। तो ये थे अपने सारे के सारे प्लाज्मा प्रोटीन के रोल्स, ठीक है। तो इनको आप एक बार पढ़ लेना रोल को, ठीक है। ये फंक्शंस काफ़ी ज़रूरी होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं 5 नंबर में, तो आपको जितने भी मैंने बताएं सारे फंक्शन आपको लिख के आने, ठीक। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, आज मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।